नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर बात की थी। उसी कड़ी में आज हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित दूसरी कक्षा है। पहले वाली कक्षा में हमने स्पष्ट किया था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार से संबंध है और भारोपीय परिवार में भारतीय आर्य भाषाओं की हमने बात की थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और हमने बताया था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास सामने आती हैं। यानी अपभ्रंश का समय मोटे रूप में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के लगभग माना गया है और हिंदी का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी में हुआ है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है और हिंदी का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी में हुआ है। और हिंदी भाषा का इतिहास जिस पर हमने बात नहीं की थी, हमने 1000 ईस्वी तक की चर्चा की थी और साथ में ये भी बताया था कि हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। एक व्यापक अर्थ में 17-18 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हिंदी है और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप हिंदी है। ध्यान देना, अभी तक जो हमने पहली कक्षा में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित जो क्लास थी उसमें एक पृष्ठभूमि बनाई थी और आज हम जो है स्पष्ट करेंगे कि हिंदी किन किन अपभ्रंशों से निकली है और फिर हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास 3 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक बीए एमए की कक्षाओं में और हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट सेट हो या टीजीटी पीजीटी हो या रीट से लेकर के वरिष्ठ शिक्षक और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम में यह टॉपिक है और इस टॉपिक पर बहुतायत जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से देखें। आज की इस क्लास को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें क्योंकि हमने पूरा हिंदी भाषा का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिया है। किस काल में क्या क्या विशेषताएं रही है और क्या नवीनता आई है, इसे लेकर के हम जो है विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास की बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे हिंदी जो है किस अपभ्रंश से निकली है। वैसे मोटे रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो उत्तर में शौरसेनी अपभ्रंश को माना जाता है। उसका कारण यही है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है वर्तमान हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है और पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो इस आधार पर उसका उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश माना जाता है। लेकिन ध्यान देना, हिंदी 3 अपभ्रंशों से निकली है। तो कौन कौन सी अपभ्रंश है हम बात करेंगे। अपभ्रंश का समय मोटे रूप में 500 से 1000 ईस्वी के लगभग माना गया है और 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी का उद्भव हुआ है और हिंदी शब्द फारसी भाषा का है और हिंदी किन किन अपभ्रंशों से निकली है उसकी बात करेंगे। हिंदी का उद्भव 3 अपभ्रंशों से हुआ। ध्यान देना, यहां हम लिखते हैं अपभ्रंश, यहां हम लिखते हैं विभाषा
और यहां हम लिखते हैं बोलियां। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि हिंदी व्यापक अर्थ में 17-18 बोलियों का सामूहिक नाम और भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी हिंदी है और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली हिंदी हिंदी है। तो ध्यान देना, सोर्स यानी अपभ्रंश से 3 विभाषाएं निकली है। एक है आपकी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और दूसरी है आपके पश्चिमी हिंदी के बाद में आपके राजस्थानी, राजस्थानी के बाद में आपके पहाड़ी। ध्यान देना, 3 विभाषाएं। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियां हैं ब्रज, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रज बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये जो है आपके 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी से निकली है। और राजस्थानी से, क्योंकि राजस्थानी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करें तो राजस्थानी की बोलियों के संबंध में विस्तार से जो है पूछा गया है। तो राजस्थानी की हम बात करें और राजस्थानी की बात करें, और ऐसे में हम अगर जॉर्ज ग्रिसन के भाषा सर्वेक्षण की बात करें और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी को 4 वर्गों में विभाजित किया है। वे 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है मारवाड़ी, दूसरा है ढूंढाड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। ध्यान देना, राजस्थानी विभाषा की 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी जिसे पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, ढूंढाड़ी जिसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती जिसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं और मालवी जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। हम इस टॉपिक पर अलग से विस्तार से बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। विकास में हम हिंदी भाषा का इतिहास देखेंगे, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन उससे पहले कि हम हिंदी किस अपभ्रंश से और किन विभाषाओं से निकली उसकी बात कर रहे हैं, तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है और ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। ध्यान देना, आपके मेवाड़ी शेखावाटी वो मारवाड़ी के अंतर्गत ही रखी जाती हैं और हाड़ौती जो कोटा बूंदी में बोली जाती है वो ढूंढाड़ी के अंतर्गत पड़ी जाती है और मेवाती में अहिरबाटी महत्वपूर्ण बोली है और मालवी जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर इसका प्रयोग होता है। तो ये हैं राजस्थानी की 4 बोलियां। और पहाड़ी की अगर हम बात करें तो पहाड़ी के अंदर जो है आपके 2 है, एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती के अंदर ही आपकी कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां हैं। ध्यान देना, आप भाषा सर्वेक्षण पढ़ोगे तो पहाड़ी की 2 बोलियां पश्चिमी मध्यवर्ती, कहीं कहीं 3 भेद दिए गए हैं, पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी गढ़वाली, वो मध्यवर्ती के 2 भेद किए गए हैं। तो आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान पढ़ोगे तो आपको 2 मिलेंगे, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती के अंदर आपको कुमाऊनी गढ़वाली मिलेगा। और डॉक्टर हरदेव बहारी का हिंदी भाषा पढ़ोगे तो आपको पहाड़ी के 2 ही भेद मिलते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली। तो आपको ध्यान देना है, भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान महत्वपूर्ण है, उसमें उल्लेख है कि पहाड़ी के 2 है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती में कुमाऊनी गढ़वाली। और पहाड़ी के बाद में हम बात करते हैं
एक तो आपकी ये होगी शौरसेनी अपभ्रंश और दूसरी होगी आपकी मागधी। अपभ्रंश के कई रूपों में से शौरसेनी से 3 विभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, और मागधी से निकली है आपकी बिहारी। बिहारी विभाषा से निकलने वाली बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी विभाषा से निकलने वाली बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। और फिर तीसरी अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी से निकलने वाली बोलियां जो है, अर्धमागधी के अंदर विभाषा हम लेते हैं पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ध्यान देना, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बिहारी वर्ग में कौन सी बोली नहीं है, भोजपुरी, ब मगही, स मैथिली, द बघेली। तो ध्यान देना, उत्तर क्या होगा? बघेली। तो इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये देखना है कि हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो किन किन अपभ्रंशों से हुआ है। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी से हुआ है। हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। हमने आपको बताया था कि व्यापक अर्थ में 17 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है। देखिए बोलियां, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये 17 बोलियां भाई, कहीं कहीं 18 बोलियां दी है, तो कुमाऊनी गढ़वाली अलग अलग मानी गई है। ध्यान देना, व्यापक अर्थ में 17-18 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है जो आपके सामने है। फिर प्रश्न आता है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में कौन सी बोलियां हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण में, जो उनकी मूल रूप से अंग्रेजी में पुस्तक थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को रखा है। इस दृष्टि से देखें तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कुल 8 बोलियां हिंदी में मानी गई है। फिर प्रश्न आ सकता है कि संकुचित अर्थ में हिंदी क्या है। तो वर्तमान में जो हिंदी है, जो राजकीय कार्यों में या आधुनिक काल में वर्तमान में साहित्य में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है। तो अगर संकुचित अर्थ में हम कहें कि हिंदी किसे कहते हैं, तो खड़ी बोली का मानक रूप हिंदी है। तो ध्यान देना, प्रश्न अब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। तो ध्यान देना, आपके 3 विकल्प ये होते हैं, एक और अपभ्रंश का विकल्प होता है, लेकिन उत्तर शौरसेनी माना जाता है। उसका कारण यही है कि वो प्रश्न होता है वर्तमान हिंदी। वर्तमान हिंदी का अर्थ है खड़ी बोली। खड़ी बोली किससे निकली है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ध्यान देना, 3 अपभ्रंश, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। शौरसेनी की 3 विभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, मागधी की बिहारी और अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां, राजस्थानी की बोलियां, पहाड़ी की बोलियां, बिहारी की बोलियां और पूर्वी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी की मैंने बताया भाषा सर्वेक्षण में और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान में 4 भेद है, लेकिन कहीं कहीं 7 भेद मिलते हैं। उसका कारण है मारवाड़ी से मेवाड़ी और शेखावाटी को अलग पढ़ा जाता है वहाँ, और ढूंढाड़ी से हाड़ौती को अलग पढ़ा जाता है। लेकिन भाषा सर्वेक्षण में या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान में ये 4 भेद दिए गए हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि हिंदी का उद्भव किन किन अपभ्रंशों से हुआ और हिंदी की विभाषाएं कितनी हैं, 5 है, और हिंदी की बोलियां कितनी हैं,
17-18 हिंदी की बोलियां हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि हिंदी का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी में हुआ और हिंदी की विकास यात्रा में या हिंदी भाषा के इतिहास की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास कितने कालों में विभाजित किया गया है। ध्यान देना, इससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो अंदर से प्रश्न आएंगे कि आदिकाल में ऐसा नया क्या हुआ या मध्यकाल में क्या हुआ या समय को लेकर प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान देना, हिंदी भाषा का इतिहास अगर हम बात करें तो 3 कालों में विभाजित है। पहला काल है आदिकाल। पहले आपको संक्षेप में बता दें, आदिकाल का समय है 1000 से 1500 ईस्वी। दूसरा काल है वो है मध्यकाल और मध्यकाल का समय है 1500 से 1800 ईस्वी। और तीसरा जो काल है वो है आधुनिक काल और आधुनिक काल का जो समय है वो है 1800 ईस्वी से अब तक। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है। आदिकाल, जिसे अलग अलग आलोचक अलग अलग नाम देते हैं, मोटे रूप में आदिकाल ही मान्य है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा गया है। और आधुनिक काल, जिसे आचार्य शुक्ल गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या है, गद्य का आविर्भाव है। अब हम बात करते हैं भाषा के इतिहास की। ध्यान देना, साहित्य इतिहास 4 कालों में विभाजित है और भाषा का इतिहास 3 कालों में विभाजित है। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से। तो ध्यान देना, हम 3 कालों को अलग अलग लेंगे कि आदिकाल में क्या था, मध्यकाल में क्या हुआ और आधुनिक काल में क्या परिवर्तन आया और प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देना, हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है और हिंदी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आई। हिंदी शब्द कैसे पड़ा, इस पर हमने पिछली कक्षा में विस्तार से सारणी बना के आपको बताया था कि सिंधु को सिंध और फिर फारसी ईरानी के प्रभाव से हिंद कहा गया, फिर ईक प्रत्यय से हिंदी हुआ और फिर हिंदी का कालांतर में हिंदी हो गए। पहले सिंधु नदी के किनारे को कहते थे, फिर सिंधु नदी के किनारे के आगे के भूभाग को कहने लगे, फिर ईक प्रत्यय लगने से हिंदी हुआ, यानी भूभाग में बसे लोगों के लिए इसका प्रयोग हुआ, यानी हिंद का, और कालांतर में क हट गया और हिंदी रह गया और हिंदी का अर्थ जुबान से या पूरे भारतवर्ष में बसे लोगों की भाषा से लिया गया है। तो ध्यान देना, जो हिंदी शब्द है वो शब्द जो है फारसी भाषा का है। विदेशी जो मुसलमान आए थे, ये शब्द जो है फारसी भाषा का उनकी देन है। तो यहाँ हम बात करेंगे और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है भाषा के दृष्टिकोण से किसने किया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान में लिखते हैं कि सबसे पहले सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा नामक एक पुस्तक थी उनकी, उस पुस्तक में सबसे पहले इसका उन्होंने प्रयोग किया है। किसने किया है? सरफुद्दीन यजदी ने। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सरफुद्दीन यजदी ने उनकी पुस्तक जफरनामा में 1424 ईस्वी में भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाषा के रूप में किसने किया है? सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा नामक पुस्तक में 1424 ईस्वी में किया। ये कौन कहता है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान पुस्तक में कहते हैं। अब हम बात करेंगे 3 कालों की अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की, जिसका समय 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी के लगभग माना गया है। आदिकाल के अंदर जो है साहित्य लिखा गया है, उसमें अपभ्रंश की प्रधानता रही है। अपभ्रंश का समय हमने लिया था 500 ईस्वी से
लगभग 1000 ईस्वी के बीच। लेकिन ये नहीं है कि हम भाषा या इतिहास, साहित्य या भाषा की बात करें और उसकी एक सीमा रेखा निर्धारित कर लें। इस तरह से सीमा रेखा साहित्य और भाषा के इतिहास को लेकर निर्धारित नहीं की जा सकती। तो अपभ्रंश 1000 ईस्वी लगभग मानी गई, लेकिन उसके बाद भी अपभ्रंश में लिखा जाता रहा। अगर हम आदिकालीन कवि विद्यापति की बात करें तो उनका समय भी जो है 1400 के लगभग माना जाता है। उनकी रचना कीर्तिलता कीर्ति पताका अव्वट में लिखी गई है, और अव्वट अपभ्रंश और हिंदी के बीच की स्थिति है। यानी जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य हैं, ये जो इनका समय जो है लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से 12वीं 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ के संबंध में कई आलोचक कहते हैं वो 10वीं शताब्दी में हुए, कई कहते हैं 11वीं शताब्दी में हुए, कई कहते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी में हुए। खैर जो भी हो, ये अपभ्रंश के निकट है। साथ में आदिकाल का हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम राजस्व साहित्य भी पढ़ते हैं, और इन्हीं रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। तो राजस्व साहित्य जो लिखा गया है वो डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। ध्यान देना, आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है उसमें अपभ्रंश की प्रधानता रही, और डिंगल पिंगल शैलियां महत्वपूर्ण रही। डिंगल पिंगल को लेकर हम एक अलग से कक्षा भी लेंगे, लेकिन यहाँ हम भाषा के इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम सामान्य रूप से इनकी बात करेंगे। अपभ्रंश डिंगल पिंगल की प्रधानता रही, और साथ में मैथिली में भी लिखा गया, क्योंकि विद्यापति मैथिली में लिख रहे थे, उनकी पदावली महत्वपूर्ण है। और ब्रिज अवधि का भी जो है हम प्रारंभ देखते हैं, क्योंकि आदिकाल के साहित्यकारों की बात करें तो आदिकाल के साहित्यकारों में हम महत्वपूर्ण रूप में जो बात करते हैं, अमीर खुसरो की बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रारंभिक खड़ी बोली का रूप अमीर खुसरो की कविता में मिलता है। अमीर खुसरो के साथ साथ राजस्व साहित्य लिखने वाले चंद बरदाई है, चंद बरदाई के साथ नरपति नाल है, और नाथ साहित्य में हम गोरखनाथ की बात करते हैं। और साथ ही हम अगर आगे आते हैं साहित्य इतिहास की दृष्टि से देखें तो भक्ति काल की शुरुआत हम संत साहित्य से मानते हैं, लेकिन भाषा के इतिहास की दृष्टि से देखें तो कबीर भी आदिकाल में पढ़े जाते हैं, क्योंकि कबीर का समय क्या है, कबीर का जन्म 1398 में हुआ और 1518 में भी दिवंगत हो गए। तो कबीर का समय आप मोटे रूप में 15वीं शताब्दी मानते हैं, और ये आदिकाल का समय क्या 1000 से 1500। तो कबीर की जो साखियां हैं वे खड़ी बोली में लिखी गई है, और कबीर ने जो पद लिखे हैं वे ब्रज की प्रधानता लिए हुए हैं, यानी ब्रज भाषा में हैं, और कहीं कहीं पूर्वी बोली जिसे हम अवधि कहते हैं उसका प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आदिकाल का जो साहित्य लिखा गया है वो अपभ्रंश प्रधान है, डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। मैथिली ब्रज अवधि का भी प्रयोग हुआ है, मैथिली में विद्यापति ने पदावली लिखी है। अब हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्य में आदिकाल का भाषा के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कौन से बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस पर हम जो है बात करेंगे। तो आदिकाल के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, ध्यान देना, ये प्रश्न आरपीसी में पहले भी पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आदिकाल से पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक की बात करें तो हिंदी से पहले कौन सी भाषा? अपभ्रंश है। अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ध्यान देना, अपभ्रंश में 8 स्वर थे, और हिंदी भाषा का इतिहास में आदिकाल में 2 नए स्वर जुड़े। ये 8 स्वर कौन से थे? ये थे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 स्वर थे, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में 2 नए स्वर जुड़े। कौन से? अए और औ। ये 2 संयुक्त स्वर थे
तो ये हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में नए 2 स्वर जुड़े, ये महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है। तो पहले 8 स्वर थे, बाद में 2 नए स्वर जुड़े। उसके बाद में हम बात करेंगे च, छ, ज, झ ध्वनियां जो हैं, ये ध्वनियां जो है च वर्ग की ध्वनियां जो है, ये ध्वनियां स्पर्श व्यंजन थी, स्पर्श थी, और आदिकाल में आते आते ये स्पर्श संघर्षी हो गई। ध्यान देना, अपभ्रंश तक, संस्कृत से लेकर अपभ्रंश की यात्रा तक च, छ, ज, झ ध्वनियां स्पर्श थी, स्पर्श व्यंजन थी, और आदिकाल में ये स्पर्श संघर्षी हो गई और आज भी स्पर्श संघर्षी हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, ये स्पर्श संघर्षी थी, आज भी स्पर्श संघर्षी है। और उसके साथ साथ 4 ध्वनियां जो है न, र, ल, स, ये 4 ध्वनियां अपभ्रंश में दंतीय ध्वनियां थी, लेकिन आदिकाल में आते आते ये 4 ध्वनियां वर्च्य हो गई। ध्यान देना, ये 4 ध्वनियां न, र, ल, श अपभ्रंश तक दंत्य थी और आदिकाल में वर्च्य होगी, और आज भी ये वर्च्य मानी जाती है। वर्च्य का अर्थ दंत मूल से लिया जाता है कि इसका उच्चारण जो है दंत मूल से होता है। तो ये आदिकाल, भाषा के इतिहास में आदिकाल की एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता हम कह सकते हैं। और साथ में ये ध्यान देना कि 2 ध्वनियां ड, ढ विकसित हुई। आदिकाल में ये 2 नई ध्वनियां विकसित हुई। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ड, ढ ध्वनियां कहाँ से आई, किस भाषा से प्रभावित है। तो इसे कई जो है फारसी के प्रभाव से आना मानते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फारसी के प्रभाव से जो 5 ध्वनियां आई थी क, ख, ग, ज, फ, वे 5 ध्वनियां हिंदी भाषा का इतिहास मध्यकाल में आई थी। आज वे 2 ध्वनियां ही प्रचलित है, ज और फ। लेकिन आदिकाल में जो ये ध्वनि आई है, इसका फारसी से कोई संबंध नहीं है, ये हिंदी की अपनी विकसित ध्वनियां हैं। तो ड, ढ जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी मानते हैं, ये हिंदी में आदिकाल में विकसित हुई है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु था। और उसके बाद में अगला बिंदु जो है 3 ध्वनियां जो संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रचलित थी, नह, मह, लह, ये संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रचलित थी अपभ्रंश तक। लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में आते आते ये स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होने लगा, न, म, ल, स्वतंत्र रूप से महाप्राण रूप में उच्चरित होने लगी। अपभ्रंश तक नह, मह, लह संयुक्त ध्वनियां थी और आदिकाल में न, म, ल के रूप में स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने लगी। और उसके बाद में है फारसी के प्रभाव से कई नए संयुक्त व्यंजन भी हिंदी में आए। और साथ ही ध्यान देना, अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा थी। अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा थी और हिंदी वियोगात्मक भाषा हो गई। ध्यान देना, ये हिंदी का भाषा का आदिकाल है, प्रारंभिक काल है। तो यहाँ
हिंदी का वियोगात्मक रूप सामने आया, यानी विभक्ति चिन्हों का, कारक चिन्हों का प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश एकदम संयोगात्मक थी, हिंदी वियोगात्मक रूप में जो है सामने आने लगी। साथ ही भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्दावली का भी बहुतायत प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा का इतिहास में आदिकाल को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन पर हमने चर्चा की। ध्यान देना, अपभ्रंश में 8 स्वर थे, हिंदी में 2 नए स्वर जुड़े, शौक्त स्वर अ औ। अपभ्रंश में च वर्ग स्पर्श व्यंजन माने गए हैं और आदिकाल में स्पर्श संघर्षी हो गए और आज भी स्पर्श संघर्षी है। न र ल स 4 ध्वनियां अपभ्रंश तक दंते रही और आदिकाल में वरच्चे हो गई, जिसे हम दंतमूल कहते हैं। ड ढ अपभ्रंश तक नहीं थी। हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में ये 2 नई ध्वनियां विकसित हुई जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी विशेषता भी है कि किसी शब्द के प्रारंभ में न आकर मध्य और अंत में आती ये ध्वनियां। और नह मह लह ये शौक्त व्यंजन थे और हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में न म ल के रूप में इसका स्वतंत्र महाप्राण रूप में प्रयोग होने लगा। और अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा थी, लेकिन हिंदी वियोगात्मक भाषा होने लगी थी, यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने लगा था। और आपको बताया कि आदिकाल में अपभ्रंश की प्रधानता रही है। डिंगल पिंगल शैलियों में लिखा गया और मैथिली में भी लिखा गया, ब्रज अवधि में भी लिखा जाने लगा था। और आदिकालीन साहित्यकारों की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से हम अमीर खुसरो को देख सकते हैं, चंद्रवरदाई नरपति नाला को देख सकते हैं और साथ ही गोरखनाथ से लेकर के तमाम जो है कबीर तक की हम जो है बात करते हैं हिंदी भाषा का इतिहास में आदिकाल में। अब हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल की क्या विशेषताएं थी? मध्यकाल का समय 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में माना जाता है। मध्यकाल का समय 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो मध्यकाल में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, मध्यकाल समय क्या है? 1500 से 1800 ईस्वी। मध्यकाल में ध्यान देना, आदिकाल में हमने देखा था कि अपभ्रंश प्रधान साहित्य, अपभ्रंश में या अपभ्रंश से प्रभावित लिखा गया। और फिर हमने बात की थी डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ, फिर मैथिली में लिखा गया, अवधि ब्रज में भी लिखा जाने लगा। लेकिन यह मध्यकाल में आते आते ब्रज अवधि की प्रधानता हो गई, ब्रज अवधि की प्रधानता हो गई। हमने देखा भाषा का इतिहास में आदिकाल का समय 1000 से 1500 ईस्वी और मध्यकाल का 1500 से 1800 ईस्वी। और साहित्य इतिहास की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और समय क्या है? 1050 से 1375 विक्रमी। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी। और उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल उन्होंने कहा है 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल की जो है शुरुआत या प्रारंभ 1900 विक्रमी से माना जाता है। ईस्वी सन में बदले तो 50 वर्ष का समय हम पीछे ले जा सकते हैं, 57 साल का होता है। तो मध्यकाल का समय मोटे रूप में क्या है? 1500 से 1800। तो इसमें भक्ति काल भी आता है और रीति काल भी आता है। ध्यान देना, भक्ति काल में संत साहित्य पर मैं बात की, संत साहित्य में प्रधान कबीर की बात करें तो भाषा के इतिहास में भी आदिकाल में आते हैं। और बाकी जो साहित्य हैं आपका सूफी साहित्य हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जायसी की बात की जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पद्मावत 1540 में आया, तो वे स्वाभाविक के मध्यकाल में आते हैं। हम गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो उनका जन्म 1532 में और 1573-74 में उनकी रामचरितमानस आती है। और सूरदास की बात करें तो वे जो है 1478 में जन्मे हैं, लेकिन उनका भी साहित्य 1500 के बाद में सामने आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मध्यकाल में ब्रज अवधि यानी सूफी साहित्य अवधि भाषा में लिखा गया, राम काव्य अवधि भाषा में लिखा गया प्रधान रूप से, और कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और साथ ही अगर हम भक्ति काल के बाद
बात करें रीति काल की, तो रीति काल में एकमात्र ब्रज भाषा की छत्र छाया रही, बहुत कम अवधि का प्रयोग हुआ। प्रचुर मात्रा में जो साहित्य मिलता है, चाहे वो रीतिबद्ध कवि हो, रीति सिद्ध कवि बिहारी हो या रीति मुक्त कवि घनानंद हो, ये तमाम कवि ब्रज भाषा में लिखते हैं। लेकिन इससे पहले जो भक्तिकाल के कवि है वे सूफी कवि अवधी में लिखते हैं। तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों का प्रयोग करते हैं, और कृष्ण काव्य से संबंध तमाम कवि, अष्टचाप के कवि और साथ में मीरा, रसखान, ये सभी कवि ब्रज भाषा में प्रधान रूप से लिखते हैं। और उसके बाद में आपके रीति काल के सभी कवि ब्रज भाषा में लिखते हैं। तो ये हमने बात की भाषा की, और मध्यकाल में कौन कौन प्रमुख रचनाकार हुए उनकी। अब हम लेते हैं कि भाषा को लेकर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना, मध्यकाल में फारसी के प्रभाव से क, ख, ग, ज, फ नई ध्वनियां आई, फारसी के प्रभाव से ये 5 ध्वनियां जो है नई ध्वनियां आई, क, ख, ग, ज, फ। लेकिन ये 5 ध्वनियां मध्यकाल में आई फारसी के प्रभाव से, और फिर इनका प्रयोग रीतिकाल तक होता रहा, आधुनिक काल तक हम देखते हैं। लेकिन आधुनिक काल में, मध्यकाल में दोनों ही भक्तिकाल रीतिकाल है, तो ये 5 ध्वनियां जो मध्यकाल में आई थी, आधुनिक काल में स्वतंत्रता तक इनका प्रयोग होता रहा, और उसके बाद में ये 3 ध्वनियां जो है प्रचलन में नहीं रही। लेकिन ये 2 ध्वनियां ज और फ, इनका प्रयोग आगे भी चलता रहा, और आज भी ये ध्वनियां हिंदी में प्रचलित है। तो मध्यकाल में फारसी के प्रभाव से 5 ध्वनियां आई, और अब हम आधुनिक काल की बात करें तो ये 2 ध्वनियां अभी भी प्रचलित है। तो ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ हमने पहले भी बात की थी कि ये जो है आदिकाल में हिंदी वियोगात्मक रूप में जो है सामने आने लगी थी, यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो गया था, और यहाँ हिंदी वियोगात्मक हो गई, यानी पूरी तरह से दिखाई देने लगा कि हिंदी वियोगात्मक रूप ले चुकी है। विभक्ति चिन्हों का स्पष्ट प्रयोग जो है होने लगा था, और उसके साथ साथ फारसी के प्रभाव से कोर्ट कचहरियों में फारसी का बहुतायत प्रयोग होता था, क्योंकि इसमें मुगलों का काल था, अंग्रेजों का आगमन जो है बाद में माना जाता है, मध्यकाल के उत्तरार्ध में, आधुनिक काल में माना जाता है। उससे पहले फारसी का जो है कोर्ट कचहरियों में प्रयोग होता था, और फारसी का हिंदी में प्रयोग होने लगा, यानी फारसी शब्दों का हिंदी में बहुतायत प्रयोग होने लगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि लगभग 3500 फारसी शब्द हिंदी में आए, हिंदी ने उनको अपने में समा लिया। इसी तरह से लगभग 2500 अरबी शब्दों का हिंदी में समावेश हुआ। इसी तरह से आपके अन्य पश्तो तुर्की भाषाओं के शब्द भी आए, और भक्ति आंदोलन चरम पर था ही, और ऐसी स्थिति में तत्सम शब्दों का भी बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोटे रूप में हमने देखा ये 1-2 विशेषताएं जो है मिलती है। साथ ही ये भी है कि शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया। ठीक है, जैसे ये शब्दांत का अ मूल व्यंजन के बाद में शब्दांत का अ है, तो धीरे धीरे आकर के लुप्त हो गया, राम का उच्चारण राम होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषताएं। तो मध्यकाल में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो ये हैं कि मध्यकाल में हिंदी भाषा का इतिहास, मध्यकाल में किन बोलियों की प्रधानता रही, अवधी और ब्रज की रही, और विशेष बात क्या थी, क, ख, ग, ज, फ नई ध्वनियां फारसी के प्रभाव से हिंदी में आई, और फारसी के बहुतायत शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा। फारसी के साथ अरबी के शब्द भी आए,
और यहाँ हिंदी का वियोगात्मक रूप जो है स्पष्ट दिखाई देने लगा था। बाकी हमने समय के साथ साथ मध्यकाल में कौन कौन साहित्यकार हुए इनकी भी हमने बात की। और फिर हम बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय जो है 1800 ईस्वी से माना जाता है भाषा के लिहाज से। आधुनिक काल जिसका समय, आधुनिक काल जिसका समय 1800 ईस्वी से माना जाता है भाषा के लिहाज से। अब आधुनिक काल के अंदर जो है मुख्य मुख्य बातें क्या थी व्याकरणिक दृष्टि से, तो उसकी हम बात करें तो ध्यान देना, ये जो फारसी के प्रभाव से जो 5 ध्वनियां आई थी, इनमें आधुनिक काल में ये 2 ध्वनियां ही प्रचलित रही। क ख ग ज फ 5 ध्वनियां फारसी के प्रभाव से मध्यकाल में आई थी, लेकिन आधुनिक काल में ज फ 2 ध्वनियां ही रही हैं। और साथ में ध्यान देना अंग्रेजी के प्रभाव से, अंग्रेजी के प्रभाव से आ का आगम हुआ। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, तो इस अ का आगम, न आ न ओ, अ का आगम अंग्रेजी के प्रभाव से हुआ। और फिर विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा। विराम चिन्हों का प्रयोग भी किसके प्रभाव से? अंग्रेजी के प्रभाव से। अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, इस तरह से अंग्रेजी के प्रभाव से आ का आगम हुआ। अंग्रेजी के प्रभाव से विराम चिन्हों का प्रयोग भी होने लगा। किसके प्रभाव से? अंग्रेजी के प्रभाव से। और ध्यान देना यहाँ अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, अंग्रेजी स्थापित होने लगी थी, तो अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत हिंदी में प्रयोग होने लगा। मध्यकाल में फारसी अरबी के शब्द आए, तो आधुनिक काल में अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन बढ़ गया। और यहाँ जो अय औ शोक्त स्वर थे उनका उच्चारण यहाँ भी कहीं कहीं शोक्त स्वर के रूप में, कहीं कहीं स्वतंत्र रूप में भी होने लगा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल में हिंदी पूर्ण रूप से वियोगात्मक भाषा हो गई। ध्यान देना, हिंदी पूर्ण रूप से वियोगात्मक भाषा हो गई। आदिकाल में वियोगात्मक रूप दिखाई देता है, मध्यकाल में उसका स्पष्ट प्रयोग होने लगा, और आधुनिक काल में हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई। और साथ साथ हिंदी का मानक व्याकरण भी स्थिर हो गया। हिंदी का मानक व्याकरण भी दिखाई देने लगा, यानी हिंदी का मानक रूप या परिष्कृत रूप जो हम कहते हैं वो जो है दिखाई देने लगा। और इसको मानक रूप देने में या परिष्कृत करने में या हिंदी के स्त्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी पत्रिका सरस्वती जो उनका पर्याय थी, महत्वपूर्ण योगदान जो है इनका माना जाता है। अब हम इससे इतर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आधुनिक काल में आते हैं तो हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, कि हिंदी को कैसे जो है अवसर मिला या हिंदी का विकास कैसे हुआ, इस पर हम अगर बात करें तो हम जो है थोड़ा सा जो है विस्तार से जाएंगे, क्योंकि हिंदी के विकास में किन किन का योगदान है हम यहाँ तक लेने के बाद में। अब ध्यान देना, जैसा हमने बताया था कि आदिकाल में अपभ्रंश डिंगल पिंगल की प्रधानता है, और मध्यकाल में अवधि और ब्रज की प्रधानता है, तो आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रधानता है। ध्यान देना, आधुनिक काल में किसकी प्रधानता है? खड़ी बोली की प्रधानता है। और साहित्यकारों की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, चूंकि पहले हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु मंडल के तमाम रचनाकार, द्विवेदी युग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जैसे, और उपन्यास कहानी में मुंशी प्रेमचंद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद,
आलोचना निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फिर आपका भारतेंदु द्विवेदी युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तमाम कवि जो है हिंदी को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और साथ ही गद्य का आविर्भाव भी आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। तो इस तरह से इन सभी ने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। हम किन किन की बात करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी के विकास में किनका योगदान रहा? फोर्ट विलियम कॉलेज। आज का जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक आप कैसे पढ़ेंगे, यानी पढ़ने के लिए स्रोत क्या है या मैं कहाँ से पढ़कर आया हूँ? तो सबसे पहले हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान के बाद में एक हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित पुस्तक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा लिखित हिंदी भाषा पुस्तक का अध्ययन भी करें, सरल भाषा में लिखी गई है। और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो गद्य काल की पृष्ठभूमि है उसका भी अध्ययन करें। और बाकी जो संस्थाओं से संबंधित, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित या फोर्ट विलियम कॉलेज और उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से गद्यकार, उनसे संबंधित आप हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास जरूर देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास में जो है सार रूप में दिया हुआ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जॉन गिलक्राइस्ट जो है कॉलेज में भाषा के अध्यक्ष थे। और 4 गद्यकार जो है, कौन कौन? 4 गद्यकार, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये 2 गद्यकार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। और 2 गद्यकार सदा सुख लाल, इंसा अल्लाह खां, ये 2 गद्यकार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इनको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ लल्लू लाल, सदल मिश्र जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। लल्लू लाल का प्रेम सागर है और सदल मिश्र का नासिक के तो व्याख्यान है। सदा सुख लाल का सुख सागर है और इंसा अल्लाह का करानी केत की कहानी। ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं। इनके अलावा इनकी कई रचनाएं हैं जो हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ये 4 गद्यकार। फिर राजा लक्ष्मण सिंह के साथ आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप आचार्य शुक्ल का इतिहास जरूर देखें, आधुनिक काल में गद्य की पृष्ठभूमि देखें। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। और इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ध्यान देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भी कहलाते हैं। उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया और फारसी, अरबी, उर्दू शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। वैसे उर्दू हिंदी की ही शैली है। अंग्रेजों ने इसे जो है विभाजित करने का काम किया। उर्दू को मुसलमानों की भाषा जो है थोपने का काम किया और हिंदी को हिंदुओं की भाषा बताने का प्रयास किया। लेकिन देखा जाए तो उर्दू वास्तव में हिंदी की ही शैली है। खैर, जो भी हो, लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। शिव प्रसाद सितार हिंद उर्दू फारसी युक्त हिंदी के पक्षधर थे। और भारतेंदु जी जो है इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। फिर आप देखेंगे भारतेंदु मंडल के तमाम कवि, उन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो है हिंदी को आगे बढ़ाया। फिर द्विवेदी मंडल, द्विवेदी में सबसे महत्वपूर्ण आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका, और फिर मैथिली शरण गुप्त जैसे जो है कवि हुए हैं। और फिर बाद में आपकी जो है छायावाद, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा की बात करते हैं। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता और समकालीन कविता तक के तमाम कवि हिंदी के विकास में अपना योगदान देते हैं। इनके साथ साथ
प्रमुख संस्थाएं, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित हैं, ब्रह्म समाज के साथ आपके आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती की देन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक हिंदी में पुस्तक भी लिखी है। फिर आपके जो है केशव चंद्र सेन और तमाम नवीन चंद्र राय, उधर रविन्द्रनाथ टैगोर, तमाम गैर हिंदी भाषी जो है हिंदी के विकास में अपना योगदान देते हैं। और महात्मा गांधी ने भी हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी बनाने का जो है प्रयास किया है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, नागरिक प्रचारणी सभा जो 1893 में स्थापित हुई, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी सभा ने निकाली। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 1910 में स्थापित हुआ, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और हिंदी सेवा समिति वर्धा जैसी तमाम समितियां और संस्थाएं जो हिंदी के विकास में अपना योगदान देती है। फिर हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उदंत मार्तंड से आप शुरू करें, शुरुआत की तमाम पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको लेकर के जो है किसी तरह का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हिंदी की पहली पत्रिका को लेकर के अगर पूछा जाएगा तो उदंत मार्तंड का भी पूछा जा सकता है, जो 1826 में निकली थी कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में, साप्ताहिक पत्र था। फिर इस तरह से समाचार सुधा वर्षण, या बाद में जो बनारस है, या आज पत्र है, या सरस्वती को लेकर के ही पूछा जा सकता है। और बाद में जो है तमाम पत्र पत्रिकाएं, इनको लेकर के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित किसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें। आपको पहले भी बताया, अकादमिक स्तर पर भी ये टॉपिक जो है पाठ्यक्रमों में है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये टॉपिक पाठ्यक्रमों में है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के आधार पर अपने जो है नोट्स बनाकर भी रख सकते हैं और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे भी जो है कक्षाएं जारी रखेंगे। धन्यवाद।